हेलो गाइस, वेलकम टू द कोर्स इनऑर्गेनिक मेड इजी। तो ये कोर्स किसके लिए है? आप सब जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादातर बच्चों को कैसी लगती है? बहुत बोरिंग। कैसी लगती है? बाप रे, डर लगता है इससे। तो क्या करें? तो हम आपके लिए ये कोर्स लेके आए हैं जिसमें हम कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ आपको कुछ कंसेप्ट सिखाएंगे जिससे आपकी पढ़ाई मजेदार हो जाने वाली है, इंटरेस्टिंग हो जाने वाली है और आप उन कंसेप्ट्स को गेम में ट्रिक्स के साथ आसानी से सीख सकेंगे। तो जो टॉपिक्स यहाँ पे इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 11 क्लास 12 के वो टॉपिक्स होंगे जिनको हम ट्रिक्स के साथ समझ सकते हैं, या कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि आपने सिर्फ याद ही किए हैं, आपको उनके पीछे के कंसेप्ट्स नहीं मालूम है। अगर आपको वो कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो तो लर्निंग ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो इन ऑल हम कोशिश करने वाले हैं कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से याद कर सकें, आप उसके अंदर अच्छा सा स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देखा ही होगा, हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस को हम हर एक कंसेप्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, और जब हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस की बात करते हैं तो उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, उनके फॉर्मूलाज को कैसे याद करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को कैसे जल्दी से ड्रॉ करेंगे, उनकी प्रेपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो कुछ भी ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस में आपको पढ़ना है वो आज आप इस लेक्चर में याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर फ्रॉम द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री, एंड आई होप कि आप ये लेक्चर मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस को जानने से पहले ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि ऑक्सो एसिड्स होते क्या हैं। तो ऑक्सो एसिड्स को हम ऑक्सी एसिड्स भी कहते हैं, और अगर हम सिंपली नाम को देखें तो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स बन जाएंगे ऑक्सो एसिड्स। इन्हें कैसे डिफाइन करते हैं? ये वो कंपाउंड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होने वाला है, और साथ में एटलीस्ट एक और एलिमेंट जरूर होगा। अगर हम उस एलिमेंट को Z कहें तो Z और O और H, ये तीन एलिमेंट्स इस ऑक्सो एसिड में प्रेजेंट होंगे, और ये जरूरी है कि ये Z OH के साथ एक बॉन्ड जरूर फॉर्म करें, राइट? तो ZOH एक बॉन्ड होना इस ऑक्सो एसिड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम इस ऑक्सी एसिड को का सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो ये डिसोसिएट करेगा टू फॉर्म H आयंस, और साथ ही में बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन ऑफ द एसिड। और ये H आयंस आप सब जानते हो कि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दीज कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसलिए ये OH ग्रुप हर एक ऑक्सी एसिड में प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला है HXZYOZ। इसका मीनिंग क्या है? ये तीन डिफरेंट नंबर्स में ऑक्सी एसिड्स में हाइड्रोजन Z और O एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मगर ये जरूरी नहीं है इन तीनों का नंबर डिफरेंट ही होना चाहिए, सेम भी हो सकता है। ठीक है, अब ये Z एलिमेंट कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में ये ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको कुछ कॉमन एलिमेंट्स देने वाले हैं जो कि कॉमन जो ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं, और साथ ही में उनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर्स भी हैं। तो जो जनरली एलिमेंट्स हैं जो कि ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं वो है P ब्लॉक एलिमेंट्स, और जनरली ये नॉन मेटल्स हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई फॉर्म नहीं करता। जैसे कि D ब्लॉक में से मैंगनीज है, क्रोमियम है, ये ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नॉन मेटल्स ही फॉर्म करेंगे। डू रिमेंबर दिस। ठीक है, अब यहाँ पे साथ में हम इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ही ये ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं। ये एक ही ऑक्सो एसिड नहीं फॉर्म करेंगे, बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं, और उन ऑक्सो एसिड्स में इन एलिमेंट्स की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। और इन कंपाउंड्स को जब आप नेम करोगे,
जब हम इनके स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, वेल ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी और साथ ही में ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, इसलिए इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट साथ में लिखी है। तो कौन से एलिमेंट्स है पी ब्लॉक के जो जनरली ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं? वेल वो है बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इनके साथ साथ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको कैसे याद करेंगे? वेल वो बहुत आसान है, जितने भी इस एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो बोरॉन ग्रुप 13 का एलिमेंट है। 13 में से डी ब्लॉक के अगर 10 एलिमेंट्स माइनस करोगे तो कितना बनेगा? 3। 13 माइनस 10 इज 3। आई होप आप लोगों ने ये याद है आपको कि कैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। तो वेल 13 minus 10 is going to be 3. So 3 is going to be the number of valence electrons in boron और साथ ही में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो जाएगी 3, राइट। फिर उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन 14 ग्रुप, 14 माइनस 10 करोगे तो 4, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 4 इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली नाइट्रोजन फैमिली में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 5, ऑक्सीजन फैमिली में 6 और हेलोजन्स में 7। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद हो गई, वेरी गुड। सो अब हम शुरू करते हैं कि कैसे इन जनरल अगर कोई भी ऑक्सी एसिड को आपको नेम करना हो तो कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। उसके अंदर वेल क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक एलिमेंट के बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स हो सकते हैं और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वो ऑक्सी एसिड्स हो सकते हैं, तो वेल हम उन ऑक्सी एसिड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ सफिक्सेस और कुछ प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। सफिक्स जो एक कॉमन वर्ड रूट के पीछे लगाया जाएगा, प्रीफिक्स जो कि उस वर्ड रूट के आगे लगाया जाएगा। और इन ऑक्सो एसिड्स में हमारे पास 2 सफिक्सेस हैं। सफिक्सेस जिसको हम एक कॉमन वर्ड रूट के पीछे लगाते हैं और उन 2 सफिक्सेस के बेसिस पे हमारे पास इन ऑक्सो एसिड्स के लिए 2 पेरेंट एसिड्स हैं। कौन से एसिड हैं? वेल हमारे पास पेरेंट एसिड्स हैं, एक इक एसिड और एक अस एसिड। जैसे कि फॉर एग्जांपल HNO3 नाइट्रिक एसिड है और HNO2 नाइट्रस एसिड है। तो इक एसिड और अस एसिड। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करोगे नाइट्रिक एसिड में, आई होप आप लोगों को मालूम है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वेल हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, नाइट्रोजन की हमें ढूंढनी है तो वो हो जाएगी x, राइट। ऑक्सीजन की -2, सो 3 × -2 और इस सब का सम करेंगे तो दैट विल बी 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी +5 और HNO2 में अगर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी +3। तो यहां से हम ये क्या देख सकते हैं कि जो इक एसिड होगा उसकी अस एसिड से हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरह के एसिड हैं, उसमें एक है इक एसिड्स और एक है अस एसिड्स और इक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट अस एसिड से हमेशा ज्यादा होगी। इनफैक्ट अगर हम एलिमेंट्स के नाम में भी देखें तो ये प्रिंसिपल इक और अस का फॉलो होता है। कैसे फॉलो होता है? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने आयरन को स्टडी किया तो आयरन में हमारे पास फेरिक फॉर्म है और फेरस फॉर्म है। फेरिक की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, फेरस की +2 होती है। तो फेरिक का इक और अस हमेशा इक की ऑक्सीडेशन स्टेट अस से ज्यादा होगी। स्टैनिक, स्टैनस +4 +2। सिमिलरली मर्क्यूरिक है, मर्क्यूरस है, प्लम्बिक है, प्लम्बस है। तो हमेशा आप देखोगे कि इक की ऑक्सीडेशन स्टेट अस से ज्यादा होती है और ऑक्सी एसिड्स में भी ऐसा ही होगा। So the ic acids, please do remember, they have always higher oxidation state than the us acid. अब हमें ऑक्सो एसिड्स को नेम करना है तो नेम करने के लिए आपको क्या चाहिए? वेल आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी और वो चीज है कि आपको पेरेंट इक एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए।
जैसे कि HNO3 है तो नाइट्रोजन का एक एसिड है HNO3, उसके बिना हम बाकी के कंपाउंड्स की नेमिंग फॉर्मूलाज को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ये एक एसेंशियल कंडीशन है, आपको याद करना होगा। मगर याद करने के लिए ट्रिक मैं आपको जरूर बताने वाली हूँ। तो उसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है? वेल, ट्रिक ये है कि जो पेरेंट एक एसिड है वो उसमें जो एलिमेंट होगा उसके अपने ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो पेरेंट एक एसिड में जो एलिमेंट है अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेशन, उसकी हमेशा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एक्सेप्ट हेलोजन्स के अंदर। ठीक है, तो हेलोजन्स के अंदर एक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 नहीं होगी, +5 होगी, ये आपको याद रखना है। तो हमारे पास सबसे पहले है बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, राइट। तो बोरॉन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन की 4 और नाइट्रोजन की +5। इनके जो एक एसिड्स हैं वो क्या है? H3BO3, H2CO3 और HNO3। बोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब आप लोगों को नाइट्रिक एसिड मालूम है, आप उसको छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे नाइट्रिक एसिड में एक हाइड्रोजन ऐड करोगे तो कार्बोनिक एसिड, एक हाइड्रोजन ऐड करोगे तो बोरिक एसिड। इधर से चलोगे तो एक एक कम करते जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनके पेरेंट एक एसिड्स को याद कर सकते हैं। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को देखते हैं। वी हैव सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, तो ये कॉमन वाले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। तो इधर इनके एक एसिड्स देखोगे तो वेल, सिलिसिक एसिड H4SiO4, फास्फोरस के लिए H3PO4, सल्फर के लिए H2SO4 और Cl के लिए HClO3। अगेन आप यहां से शुरू करो। H4SiO4, एक हाइड्रोजन कम किया H3PO4, एक हाइड्रोजन कम किया H2SO4, एक हाइड्रोजन कम किया HClO4 बनता है। मगर क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट को +7 नहीं होना है, +5 होना है, इसलिए एक ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा HClO3, दैट इज क्लोरिक एसिड। अगेन इनमें से जिसका भी आपको फॉर्मूला याद है, जैसे कि H2SO4 का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहता है क्योंकि आपने उसको छोटे होते से पढ़ा है। तो वेल, H2SO4 में एक हाइड्रोजन ऐड करोगे फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐड करोगे तो सिलिसिक एसिड बन जाएगा, एक हाइड्रोजन कम कर दो तो HClO4 बनेगा। मगर HClO4 एक एसिड नहीं है, HClO3 है। ठीक है, आई होप याद हो गया। उसके बाद ब्रोमिक एसिड है HbRO3 और आयोडिक एसिड है HiO3। सिमिलरली आप इसके आगे फास्फोरस की सीरीज और सेलेनियम के नीचे बाकी के ऑक्सीजन फैमिली के एक एसिड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, आसान है, एक एसिड याद हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड। तो चलिए अब हम नाम शुरू करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस के। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक जनरल प्लान देने वाली हूँ, एक जनरल ट्रिक देने वाली हूँ जिससे आप सारे ऑक्सो एसिड्स को याद कर सकते हो और फिर हम 1 बाय 1 उसके अंदर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस के नाम लिखते जाएंगे, उसके फॉर्मूलाज को साथ साथ में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पेरेंट एक एसिड से। पेरेंट एक एसिड का जो भी फॉर्मूला होगा उसमें से आप एक ऑक्सीजन को माइनस कर दोगे तो मिलेगा पेरेंट अस एसिड। पेरेंट अस एसिड में से अगर हम एक ऑक्सीजन को कम कर देंगे तो हमें मिलेगा हाइपो अस एसिड। पेरेंट अस एसिड को अगेन अगर हमने और उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का नंबर कम कर देंगे तो हमें मिलेगा मेटा अस एसिड। ऐसे ही अगर पेरेंट एक एसिड ने और उसमें से भी एक H2O को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा मेटाइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है पेरेंट अस एसिड, उसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए या 2 मोल्स ले लिए, उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल कम कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा पायरो अस एसिड और इसे हम डाई अस एसिड भी कहते हैं। अभी ये मुश्किल लग रहा है, दोबारा से जब मैं आपको फास्फोरस के सारे ऑक्सो एसिड्स के फॉर्मूलास लिख के दिखाऊंगी तो वेल वो आसान हो जाएगा और इससे आप जब खुद से 2 बारी लिखेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। डू नॉट वरी। ठीक है,
तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल सिमिलरली अगर ऐसे ही पेरेंट एक एसिड के होंगे और उसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल को माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा पायरोइक एसिड या डाइइक एसिड। अब पेरेंट एक एसिड में से हमने ऑक्सीजन माइनस किया, पेरेंट अस मिला। इसमें से एक ऑक्सीजन माइनस किया, हाइपो अस मिला। अब पेरेंट एक एसिड का हाइपो कहाँ है? अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम पेरेंट एक एसिड में से ऑक्सीजन माइनस कर रहे हैं तो हमें तो अस एसिड मिल रहा, तो ऑब्वियसली इसमें से एक माइनस करने से काम नहीं चलेगा। मगर एक और नाम है जो कि हम इस पेरेंट एक एसिड से सिंपली डिराइव कर सकते हैं, और वो है एक ऑक्सीजन ऐड करके। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन अगर हम पेरेंट एक एसिड में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा पर ऑक्सो एक एसिड। ये जनरल फॉर्मूला आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये जो ऑक्सो एसिड्स के जनरल फॉर्मूला है ये आपको बाकी के एलिमेंट्स के ऑक्सो एसिड्स के भी याद करने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर को स्टडी करना है, ऑक्सो एसिड्स हेलोजेंस को स्टडी करना है, तो उसमें भी ये सब जो नाम आप सीख रहे हो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो नाम है वो है कि हम पायरोइक एसिड लेंगे। इस पायरोइक एसिड में से हम एक ऑक्सीजन को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा हाइपोइक एसिड। तो हाइपोइक एसिड कहां से आया? हमने पेरेंट एक एसिड लिया, उसमें के दो मॉलिक्यूल्स लिए, उसमें से एक वाटर निकाला तो हमें मिला डाइइक एसिड। डाइइक एसिड में से हमने एक ऑक्सीजन निकाला, हमें मिला हाइपोइक एसिड। अब इसी डाइइक एसिड में एक ऑक्सीजन को ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा? पर ऑक्सो डाइइक एसिड। तो पेरेंट एक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड किया था तो पर ऑक्सो मोनोइक एसिड मिला था, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल था। अब हमने यहाँ पे डाइइक एसिड ले लिया, दो मॉलिक्यूल ले लिए, इसके अंदर जब हमने एक ऑक्सीजन ऐड किया तो वह बन गया पर ऑक्सो डाइइक एसिड। ठीक है, तो आई होप आपको ग्रॉसली ये समझ में आया। अब हम इसी को फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के फॉर्मूलाज को डिराइव करने के लिए यूज करते हैं तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। सो शुरू करते हैं पेरेंट एक एसिड से फिर से। तो पेरेंट एक एसिड फास्फोरस का आपको याद होना चाहिए कि कौन सा होगा, वो होगा H3PO4, दैट विल बी फॉस्फोरिक एसिड। और इसमें से हम एक ऑक्सीजन को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा पेरेंट अस एसिड। तो पेरेंट एसिड अस एसिड क्या बन जाएगा? H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। अब इस फॉस्फोरस एसिड में से अगेन एक ऑक्सीजन को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा हाइपोअस एसिड। तो हाइपोअस एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट हमने क्या किया? पेरेंट अस एसिड में से एक H2O को माइनस किया, तो H2O को माइनस करेंगे फॉस्फोरस एसिड में से तो हमें मिलेगा HPO2, इसे हम बोलेंगे मेटाफॉस्फोरस एसिड। सिमिलरली फॉस्फोरिक एसिड में से भी ऐसे ही एक वाटर मॉलिक्यूल को माइनस करेंगे तो मिलेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3। HPO3 के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक X लिखा है। ठीक है, तो ये X क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है कि HPO3 अकेले में एज अ सिंगल मोनोमर यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा ही एक पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, आगे जब आप स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो आप इसको बेटर अंडरस्टैंड करोगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं फॉस्फोरस एसिड पे फिर से वापस। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने फॉस्फोरस एसिड के दो मॉलिक्यूल्स को लिया और उसमें से एक H2O को माइनस कर दिया, तो क्या बनना है? यहाँ पे डाइअस एसिड या पायरोअस एसिड। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपको इसको मल्टीप्लाई करना है विथ 2। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? H3PO3 मल्टीप्लाई कर दो सबको 2 के साथ तो ये बनेगा H6P2O6। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को माइनस करेंगे तो बन जाएगा H4P2O5। राइट, तो ये आपके पास पायरो
फॉस्फोरस एसिड का इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा और पायरोफॉस्फोरस एसिड को हम क्या कहेंगे, डाइअस एसिड भी कहेंगे. सो दिस विल बी डाइफॉस्फोरस एसिड H4P2O5. सिमिलरली हम इसी को फॉस्फोरिक एसिड के लिए भी यूज करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन दो मॉलिक्यूल्स को लेंगे और दो मॉलिक्यूल्स को लेके उसमें से एक H2O को माइनस कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अगेन H6 बनेगा, P2 बनेगा, O8 बनेगा. H6 में से दो हाइड्रोजन को निकालेंगे तो H4 हो जाएगा, साथ में P2 और 8 ऑक्सीजन में से एक निकालो तो O7. H4P2O7 बनेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड या डाइफॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या किया था, पेरेंट एक एसिड में एक ऑक्सीजन को ऐड किया था, राइट. तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऐड करने पे H3PO5 और इसे हम बोलेंगे पर ऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड या पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लिया है H3PO4 का, उसमें एक ऑक्सीजन को ऐड किया है. ठीक है, उसके बाद हम फिर से चलते हैं डाइफॉस्फोरिक एसिड पे. तो डाइफॉस्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ये बन जाएगा H4P2O6. और अगर एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो वेल क्या बनेगा, पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड H4P2O8. ठीक है, अब ये जहां जहां पे पर ऑक्सो लिखा हुआ दिखेगा या पर ऑक्सी दिखेगा, वहां पे स्ट्रक्चर्स में हमेशा एक पर ऑक्साइड लिंकेज जरूर प्रेजेंट होगा, दैट इज O सिंगल बॉन्ड O. तो पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड में और पर ऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड या पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, इनमें आपको पर ऑक्साइड लिंकेज जरूर दिखाई देगा. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया है. अब इसको 2-3 बारी आप अपनी नोटबुक में खुद से लिखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और कभी भी आपको जब किसी भी कंपाउंड का नाम और फॉर्मूला लिखना होगा तो आप जल्दी से लिख लोगे. ठीक है, अब फॉर्मूला लिखना आसान होगा जब आपने एक नाम से फॉर्मूला लिखना है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको पूछूंगी कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या है तो आपको जल्दी से दिमाग में ये फ्लो चार्ट आ जाएगा कि फॉस्फोरिक एसिड से शुरू किया था, फिर अस बनाया था, फिर उसमें से एक और ऑक्सीजन को कम कर दिया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड पे पहुंच गए. बट सपोजिटली अगर मैं आपको ऑपोजिट वे में पूछूं कि आपको मैं फॉर्मूला दूं और मैं आपको कहूं उसका नाम बताना है, जैसे कि अगर हमें H4P2O8 का नाम बताना हो तो क्या आप उतनी ही जल्दी से उसको बता पाएंगे? शायद नहीं. आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वापस सारे फॉर्मूलाज को लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने नाम से फॉर्मूला बनाया था. ठीक है, तो फिर क्या करोगे, बाप रे इतना सारा फ्लो चार्ट लिखोगे, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और आपके पास अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बिल्कुल टाइम नहीं होता. तो क्या करें, वेल मैम है ना यहाँ पे आपको एक और ट्रिक सिखाने के लिए. तो हम एक और ट्रिक सीखेंगे जिससे हम ऑक्सो एसिड्स के नाम फॉर्मूला से जल्दी से लिखेंगे और जो ट्रिक हम यूज करेंगे उसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो वेल हम करेंगे क्या, हम सेंट्रल एटम की अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को X माने, यहाँ पे X में इसलिए मान रही हूँ क्योंकि इसको आप अगेन बाकी के ऑक्सो एसिड्स के लिए भी यूज कर पाओगे. ठीक है, तो हम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की X मानते हैं. तो ऑक्सीडेशन स्टेट पेरेंट एक एसिड की क्या होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एक एसिड है वो हमेशा एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा. तो एक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट X होगी. ठीक है, अब पायरो या डाइइक एसिड की भी ऑक्सीडेशन स्टेट X होगी और साथ ही में जो मेटाइक एसिड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी X होगी. तो अगर हम फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं तो इन तीनों के में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे सेंट्रल एटम की तो वेल वो क्या आएगी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दैट विल बी +5.
ठीक है, तो हम इन तीनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जो एक एसिड है उसके अंदर सिर्फ एक ही फास्फोरस का एटम प्रेजेंट होगा, जो डाइक एसिड होगा उसके अंदर दो प्रेजेंट होंगे, और जो मेटा एक एसिड होगा उसमें आप एक कॉमन इंटीजर जरूर देखोगे। जैसे कि अगर H3P3O9 है तो तीन इसके अंदर एक कॉमन इंटीजर है जो कि हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन के सारे एलिमेंट्स के नंबर को डिवाइड करता है। So we have common integer to be 3 and this will always be a metaic acid. ठीक है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो अगर आपको कैलकुलेट करने पे मिल रही है तो या वो एक पेरेंट एक एसिड होगा, या वो डाइक एसिड होगा, या वो मेटाइक एसिड होगा। और अगर एक फास्फोरस का एटम है तो वो क्या बन जाएगा? फास्फोरिक एसिड। अगर उसके अंदर दो एटम्स हैं तो वो डाइफॉस्फोरिक एसिड, और अगर उसमें एक कॉमन इंटीजर आपको दिखाई दे रहा है तो वो मेटा फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। आसान हो गया। ऑलराइट, उसके बाद हम चलते हैं पेरेंट अस एसिड पे। तो पेरेंट अस एसिड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट विल बी X-2। इसके साथ साथ तो जो डाई अस एसिड है या पायरो अस एसिड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगेन सेम होगी, और अगेन इसके अंदर एक फास्फोरस का एटम होगा, इसके अंदर दो फास्फोरस के एटम होंगे। ठीक है, आसान हो गया। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आती है तो उस कंपाउंड में हमेशा एक परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा, तो वो बनेगा एक पर ऑक्सो कंपाउंड। अगर एक फास्फोरस प्रेजेंट होगा तो पर ऑक्सो मोनो कंपाउंड, और अगर दो प्रेजेंट होंगे तो पर ऑक्सो डाई कंपाउंड। ठीक है, तो अगेन आप आइडेंटिफाई कर लोगे। हाइपोअस एसिड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी X-4। वो अस एसिड से भी 2 पॉइंट नीचे चले जाएगी। यहाँ पे एक एसिड में X थी, इसमें से हमने एक ऑक्सीजन निकाला था। ऑक्सीजन की आप ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हो कि -2 है, तो -2 कर दिया, X-2 कर दिया, और इसमें एक और ऑक्सीजन कम किया था तो और -2 कर दो, तो X-4। रह क्या गया हमारे पास? हमारे पास रह गया एक हाइपोइक एसिड, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी X-1। ना हाईएस्ट है जो कि एक एसिड में प्रेजेंट होती है, और ना उससे कम वाली जो अस एसिड है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है एक एसिड के हाइपो कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने यहाँ पे एक मेटा अस एसिड नहीं लिखा है, वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो आपके करिकुलम का पार्ट नहीं है। नेमिंग में मैंने आपको वो बता दिया, मगर जब हम उनके स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे तो हम मेटा अस एसिड को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रिक को यूज करते हुए हम अब अगेन ऑक्सो एसिड्स और फास्फोरस के फॉर्मूला से कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे। तो ये सारी लिस्ट है ऑक्सो एसिड्स और फास्फोरस के फॉर्मूलाज की। मैं चाहती हूं कि पहले आप खुद से ट्राई करो, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख के इनके नाम लिखो और फिर उसके साथ मेरे साथ चेक करो। तो वेल, अगर आपने कर लिया है तो देखें। ऑलराइट, तो ये हमारे पास कंप्लीट लिस्ट है। तो H3PO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी +1, ये बनी X-4, तो ये बना हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO3 में +3, एक फास्फोरस का एटम प्रेजेंट है तो फास्फोरस एसिड। H3PO4 में +5, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, एक फास्फोरस का एटम तो फास्फोरिक एसिड। H3PO5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा दिख रही है तो ये बनेगा पर ऑक्सो कंपाउंड। एक ही फास्फोरस का एटम प्रेजेंट है तो पर ऑक्सो मोनो फास्फोरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास H4P2O5, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका मतलब है X-2 हो गया तो ये बनेगा डाइफॉस्फोरस एसिड या पायरोफॉस्फोरस एसिड। H4P2O6 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आई, इसका मतलब है X-1 हुई। X-1 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पे प्रेजेंट थी? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में। H4P2O7 +5, राइट, तो ये अगेन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, फास्फोरस के दो एटम है तो डाइफॉस्फोरिक एसिड। H4P2O8 +6, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से फिर नंबर बढ़ गया, और अगेन यहाँ पे दो फास्फोरस के एटम्स है तो पर ऑक्सी
डाइफॉस्फोरिक एसिड H4P4O12, यहाँ पे एक आप कॉमन इंटीजर देख सकते हो, दैट इज 4। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, ये बनेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इससे आसान आप कभी भी इन नेम्स को नहीं सीख पाओगे, राइट? आई होप आप लोगों ने सबने सही लिखा था, वेरी गुड। सो नेक्स्ट अब ऑक्सो एसिड्स की नेमिंग और फॉर्मूलाज के बाद क्या बच गया हमारे पास? स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने इन कंपाउंड्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अब उनको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, जो कि आपको हर फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड में दिखाई देंगे, ठीक है? उसके बाद हम ट्रिक्स सीखेंगे कुछ, जिससे आप जल्दी से इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चरल फीचर क्या है? सबसे पहला है कि फॉस्फोरस अपने ऑक्सो एसिड्स में हमेशा 5 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। अगर एक एटम होगा तो 5 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, 2 एटम होंगे तो दोनों 5 बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब इन 5 बॉन्ड्स में से 3 बॉन्ड्स हम पहले ही जानते हैं कि क्या बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? सबसे पहले हर एक ऑक्सो एसिड में आप देखोगे कि एक P डबल बॉन्ड O जरूर होगा और एक POH जरूर होगा। POH तो आई होप आप लोगों को याद भी है, क्योंकि ऑक्सो एसिड्स की स्टार्टिंग डेफिनेशन में हमने सीखा था कि जो Z एलिमेंट है उसके साथ हमेशा एक OH ग्रुप अटैच जरूर होगा। तो ये हो गया वो POH यूनिट और ये हो गया P डबल बॉन्ड O, जो कि आपको हर ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस में दिखाई देगा। और ये POH बॉन्ड क्यों सिग्निफिकेंट है? मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि ये वो बॉन्ड है जो कि आयनाइज हो सकता है और ये आयनाइज करके क्या देगा? H पॉजिटिव एक प्रोटॉन देगा, which is responsible for the acidic character of these oxo acids, या वो डिटरमिन करता है basicity of the oxo acid। इसे हम आगे अभी प्रॉपर्टीज में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब ये ऑक्सो एसिड्स में अगेन एक और चीज जो इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि हर फॉस्फोरस एटम हमेशा बॉन्डेड होगा टेट्राहेड्रली टू 4 अदर एटम्स और ग्रुप्स। इसका मतलब क्या होगा? द phosphorus atom is always going to be sp3 hybridized। well, अगर अब आप ये यहाँ पे देखो तो आपके पास फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को 5 बॉन्ड्स फॉर्म करने हैं। एक बॉन्ड उसने डबल बॉन्ड O बना दिया, ठीक है? और उसके बाद उसके पास 3 बने, उसमें से एक OH है और 2 खाली रह गए और ये दोनों सिग्मा बॉन्ड्स ही होंगे, ठीक है? दोनों सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे? 1 2 3 4। तो इसके आसपास 4 ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, 4 एटम या 4 ग्रुप ऑफ एटम्स। इसका मतलब है इसकी हाइब्रिडाइजेशन फॉर 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? अब ये OH जो है ये आयनाइज करेगा इन सोल्यूशन एंड इट इज गोइंग टू गिव अस H पॉजिटिव, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब इसके बाद कुछ और स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं जो कि आपको हर ऑक्सो एसिड में तो नहीं दिखाई देंगे, मगर कुछ ऑक्सो एसिड्स में जरूर दिखाई देंगे। तो हम उनको भी साथ में यहाँ पे देखते हैं। सो सबसे पहला फीचर जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ कि कुछ ऑक्सो एसिड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर्स में आप देखोगे एक या एक से ज्यादा पीएच ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है? तो एक पीएच का बॉन्ड आपको दिखाई दे सकता है इनके स्ट्रक्चर्स में। और अगेन ये जो पीएच ग्रुप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो H है ये एक तो आयनाइज नहीं होगा, ठीक है? तो ये उस ऑक्सो एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और ये रिस्पॉन्सिबल होगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्सो एसिड्स। अगेन इसको मैं इस ऑक्सो एसिड्स की प्रॉपर्टीज में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूंगी, ठीक है? ऑलराइट, बट अगर आपको जब स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो देखना क्या है कि एक POH बॉन्ड्स को जरूर नोटिस करना और एक ही PH बॉन्ड्स को जरूर नोटिस करना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास है कि इन ऑक्सो एसिड्स में इन POH P डबल बॉन्ड O और PH के साथ साथ आपको POP PP बॉन्ड्स भी दिखाई दे सकते हैं और ये हमेशा आपको दिखाई देंगे बाय द कॉर्नर शेयरिंग ऑफ द टेट्राहेड्रल। मीनिंग क्या है कि अब अगर आप देखो कि ये एक टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल के एक कॉर्नर से ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं,
सिमिलरली अगर ये PP बॉन्ड होगा तो ये ऑक्सीजन नहीं होगा, ये दोनों आपस में जुड़े हुए दिखाई देंगे। एक और बॉन्ड यहाँ पे हो सकता है इन ऑक्सो एसिड्स में, वो है POOP बॉन्ड, और जहां पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ये सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। ये एक पर ऑक्साइड बनाने वाला बॉन्ड है, ठीक है। सो OO बॉन्ड इज कॉल्ड एज द पर ऑक्साइड बॉन्ड और इट इज कॉल्ड एज द पर ऑक्सी लिंकेज। ऑल राइट, सो अब ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हम स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग शुरू करते हैं, और ड्राइंग को आसान बनाने के लिए हम कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे कि बहुत जल्दी से आप इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकें। तो सबसे पहले हम वो ऑक्सो एसिड्स देखते हैं जहां पे सिर्फ एक ही फॉस्फोरस का एटम था। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि आपने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है उसकी एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होनी है, क्योंकि फॉस्फोरस एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके बाद हर फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड्स फॉर्म करने हैं, 5 बॉन्ड्स फॉर्म करने हैं। एक P डबल बॉन्ड O बनाना है, एक POH बनाना है, और ये आपके पास एक बेसिक यूनिट आ जाएगा जो कि आपको हर ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस जहां पे एक फॉस्फोरस का एटम है वो दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके लिए आपके पास बेसिक यूनिट क्या बन गया, जिसके अंदर क्या कुछ है, एक हाइड्रोजन, एक फॉस्फोरस और 2 ऑक्सीजन। HPO यूनिट हर एक ऑक्सी एसिड के पास होगा ही होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक ट्रिक अप्लाई करेंगे स्ट्रक्चर्स को जल्दी से ड्रॉ करने के लिए, और वो ट्रिक ये है कि इस HPO यूनिट को हम फॉर्मूला ऑफ द ऑक्सी एसिड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उससे देखना कितनी जल्दी से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा वो होगा H3PO2, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसमें से जब आप HPO2 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, H2, 2 हाइड्रोजन के एटम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। इसमें से HPO2 माइनस करोगे तो आपके पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम बचेगा। H3PO4 में से H2O2 बचेगा, और H3PO5 में से क्या बचेगा, H2O3, राइट। अब इनको देखते हुए इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, और कैसे ड्रॉ करोगे आप 1 सेकेंड में देखते हैं। सो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं H3PO2 का, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बेसिक यूनिट ड्रॉ किया। बेसिक यूनिट ड्रॉ करने के बाद आपको क्या फिट करना है, 2 हाइड्रोजन, सो दैट कि आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस कंप्लीट हो जाए। तो बहुत आसान है, 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है, दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन लगाया और H3PO2 का स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट आते हैं H3PO3 पे। अगेन बेसिक यूनिट पहले ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद अब क्या लगाना है, वाटर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। कैसे लगाएंगे, एक OH ग्रुप लगा देंगे, एक H लगा देंगे, तो कंप्लीट हो जाएगा H3PO3 का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं H3PO4 के स्ट्रक्चर पे। अगेन बेसिक यूनिट ड्रॉ किया, उसके बाद फिट क्या करना है, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 OH ग्रुप लगाएंगे, काम खत्म। उसके बाद रह गया H3PO5। अगेन बेसिक यूनिट ड्रॉ किया। अब बेसिक यूनिट ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो H3PO4 में ये OH लगा, ये OH लगा, उससे ये एक एक्स्ट्रा लगना है ऑक्सीजन। और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे फॉस्फोरस ने अपने 5 बॉन्ड्स बना लिए, तो 6th बॉन्ड तो फॉस्फोरस नहीं फॉर्म कर सकता। तो क्या करें, वेल हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे बनाएंगे एक पर ऑक्सी लिंकेज। ऑक्सीजन का जो एक्स्ट्रा एटम है वो फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहा, वो एक ऑक्सीजन के एटम के साथ ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, एक पर ऑक्सी लिंकेज। और आपने इस कंपाउंड का नाम भी सीख लिया है कि क्या होगा, वेल इस कंपाउंड का नाम होगा पर ऑक्सी मोनो फॉस्फोरिक एसिड, या सिंपली पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। हम कैसे देखते हैं इसके अंदर पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, हम फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं, वो नॉर्मल से ज्यादा आ रही थी, फॉर्मूले में ज्यादा आ रही थी, यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे उतनी ही आएगी, ठीक है। फॉर्मूला में वो ज्यादा क्यों आ रही थी, क्योंकि आपको नहीं दिख रहा था कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में
परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ। वेरी नाइस। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ऑक्सो एसिड्स कंटेनिंग 2 फॉस्फोरस एटम्स। अगर 2 फॉस्फोरस एटम्स हैं तो एक फॉस्फोरस एटम के आसपास तो 4 ग्रुप्स ही होंगे जो कि टेट्राहेड्रली ही अरेंज्ड होंगे। हर एक फॉस्फोरस, इसका मतलब है कि एक HPO यूनिट जरूर फॉर्म करेगा, एक P डबल बॉन्ड O जरूर होगा और एक POH जरूर होगा। इसका मतलब है कि 2 फॉस्फोरस के पास कितना क्या हो जाएगा, H2P2O4। इसको हम जब डबल कर देंगे, 2 फॉस्फोरस हो गए तो HPO2 यूनिट भी डबल हो गया, इसलिए अब 2 फॉस्फोरस के पास H2P2O4 यूनिट होना कंपलसरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये एक फॉस्फोरस है, ये दूसरा फॉस्फोरस है, इसका एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक OH ग्रुप, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप। तो टोटल कितने बन गए, 2 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन और 2 फॉस्फोरस। ये होने कंपलसरी हैं जब भी आपके पास ऑक्सो एसिड होगा, जब 2 एटम्स फॉस्फोरस के होंगे। राइट, अब ट्रिक क्या होगी, अब ट्रिक में हम यही करेंगे कि हमारे पास जो केमिकल फॉर्मूला होगा ऑक्सो एसिड का, उसमें से अब हम ये H2P2O4 को माइनस करके देखेंगे कि बाकी के बॉन्ड्स पे हमें क्या लगाना है। तो हमारे पास जो पहला हमें ड्रॉ करना है दैट इज H4P2O5। इसमें से H2P2O4 को माइनस करोगे तो वाटर आएगा, मतलब 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। उसके बाद H4P2O6 में H2O2 बचेगा, H4P2O7 में H2O3 बचेगा और H4P2O8 में H2O4 बचेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक और ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, और वो ट्रिक क्या है कि आप यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट करोगे। जब भी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जब आप ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करोगे तो फिर इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। H4P2O6 में फॉस्फोरस इज +4, नेक्स्ट इज +5 एंड नेक्स्ट इज +6। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको कैसे हेल्प करेंगी, लेट अस सी दैट। तो इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हमने क्यों कैलकुलेट किया स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, वो हमने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि इन ऑक्सीडेशन स्टेट से हम ढूंढने वाले हैं कि अब 2 फॉस्फोरस के जो एटम्स हैं उनके बीच में कैसा लिंकेज है, क्या वो PP लिंकेज है या वो POP है या POOP लिंकेज है। राइट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैसे हेल्प करेगा ये देखते हैं। अगर ऑक्सीडेशन जो नंबर आपने कैलकुलेट किया है फॉस्फोरस का, वो या तो कम हो या बराबर हो टू द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब है या वो +5 है या +5 से नीचे की वैल्यू कोई आ रही है, तो उस केस में या PP लिंकेज प्रेजेंट होगा या POP लिंकेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑक्सो एसिड के फॉर्मूला में ऑड है तो हमेशा POP लिंकेज प्रेजेंट होगा, और अगर वो इवन है तो PP लिंकेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, आसान है। ऑक्सीडेशन नंबर को देखा, वो +5 या +5 से कम है। फिर हमने फॉर्मूला को देखा, फॉर्मूला के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, अगर उनका नंबर ऑड है तो POP लिंकेज बना देंगे, अगर वो इवन है तो PP लिंकेज बना देंगे। सो नेक्स्ट अब हमारे पास कौन से कंपाउंड्स बच जाएंगे, हमारे पास बच जाएंगे परऑक्सी लिंकेज वाले कंपाउंड्स, और परऑक्सी लिंकेज में हम देखेंगे POOH लिंकेज अगर एक फॉस्फोरस का एटम प्रेजेंट है, और POOP लिंकेज अगर 2 फॉस्फोरस के एटम्स प्रेजेंट है। और ये हम तभी ड्रॉ करेंगे जब ऑक्सीडेशन नंबर हायर देन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इसका मतलब है +5 से अगर वैल्यू ज्यादा आएगी तो आप OO लिंकेज देखोगे। ठीक है, अगर एक फॉस्फोरस का एटम है जैसे हमने अभी ड्रॉ किया H3PO5, उस केस में हमने देखा कि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, वेल ये ऑक्सीजन तो 5 into -2 -10, -10 + 3 is going to be +7, तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +7। ठीक है, तो +7 +5 से ज्यादा होता है, परऑक्सी लिंकेज हमें ड्रॉ करना ही करना है। तो P डबल बॉन्ड O ड्रॉ किया था, OH ड्रॉ किया था, और बाकी के 2 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन को हमने इस तरीके से फिट किया। हमें मालूम था एक परऑक्सी लिंकेज बनना ही बनना है। तो अब हमारे पास
इन ट्रिक्स को यूज करके दो फॉस्फरस एटम्स वाले स्ट्रक्चर्स को कैसे फटाफट ड्रॉ करना है वो अब देखते हैं। सो चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। सो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे H4P2O5 के लिए। इसमें से कॉमन बेस यूनिट को माइनस करो H2P2O4, तो आपके पास बचेंगे दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। और हमने साथ ही में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को भी कैलकुलेट करना है, तो फॉस्फरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3, राइट। तो अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये विद इन नॉर्मल रेंज है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से कम है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या है, ऑड। 5 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ऑड है, तो यहाँ पे कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होगा, POP। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। पहले दो फॉस्फरस ड्रॉ किए, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक OH, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक OH, और बीच में POP लिंकेज ड्रॉ कर दिया। अब ये ऑक्सीजन को आपने यूज कर लिया, उसके बाद क्या बचेगा, दो हाइड्रोजन, जो कि हमने ये दोनों जगह पे एक एक लगा दिया। आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक को समझने की देर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, H4P2O6। इसके लिए क्या होगा, H2O2 और ऑक्सीडेशन स्टेट +4। इसका मतलब है अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम है, नॉर्मल रेंज में ही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर है इवन। इवन नंबर तो क्या बनाएंगे हम, PP लिंकेज बनाएंगे। तो जल्दी से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देंगे। PP लिंकेज ड्रॉ किया, P डबल बॉन्ड OPOH, ये तो ड्रॉ करने ही थे। उसके बाद आपको क्या ड्रॉ करना है, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, दोनों जगह पे एक OH ग्रुप लगा दिया, स्ट्रक्चर बन गया। सो नेक्स्ट हमारे पास है H4P2O7। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉमन यूनिट को, तो H2O3 मिलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो ये अभी भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, नॉर्मल रेंज में है। तो हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर ये है 7, ऑड नंबर है, इसलिए POP लिंकेज ड्रॉ करेंगे। और POP लिंकेज ड्रॉ करने में एक ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन बचेंगे, OH ग्रुप दो हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक है, आसान है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आ गया H4P2O8। तो H2O4 हमें लगाना है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +6। इसका मतलब है अब नॉर्मल चलेगी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से ऊपर चली गई, तो हमें क्या बना देना है, POOP लिंकेज। POOP लिंकेज बना के अब आपको क्या फिट इन करना है, आपको फिट करना है दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसका मतलब है दो ऑक्सीजन। तो अगेन आप दो OH ग्रुप्स यहाँ पे इस तरीके से लगा दोगे, और इस तरीके से सारे के सारे स्ट्रक्चर्स कितनी आसानी से बन जाएंगे। अगेन प्लीज बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना, बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है कि कौन से ऑक्सो एसिड्स हैं जिनके पास परऑक्सी लिंकेज है। तो H3PO5 और H4P2O8 में परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। आप इनकी ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करोगे, वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आएगा। आप जल्दी से अपनी चॉइसेस को टिक कर दोगे। वेरी नाइस। सो लास्ट एक हमारे पास अब स्ट्रक्चर ड्राइंग रह गई है, वो है मेटाफॉस्फोरिक एसिड की, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि HPO3 कभी भी एक सिंगल मोनोमर की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, वो पॉलीमर की तरह एग्जिस्ट करता है। तो या तो वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड, कुछ इस तरीके से, या अगर बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स होंगे तो वो एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा, और उसे हम बोलेंगे पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। अगेन आपके पास HPO3 है, तो इसमें से एक फॉस्फोरस का एटम है, तो इसके लिए आपको एक बेस यूनिट को सब्ट्रैक्ट करना है, और आपके पास बचेगा एक ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, तो अब हमारे पास सपोजिटली ये फॉस्फोरस का एटम हम देखते हैं, तो ये एक P डबल बॉन्ड O जरूर फॉर्म करेगा, ये एक POH जरूर फॉर्म करेगा, और साथ ही में इसको एक ऑक्सीजन ही लगाना है, ये इसने एक ऑक्सीजन लगा दिया। अभी इसका एक बॉन्ड खाली है, क्योंकि इसने अभी तक सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाए हैं। हम अगले वाले पे मूव करते हैं, इस पे हम वापस दोबारा से आएंगे। ठीक है, अगेन आपने सेकंड वाला स्ट्रक्चर देखा, उसने एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया, एक OH के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, और एक उसने ऑक्सीजन के साथ बनाया। अगेन अब इस वाले फॉस्फोरस का भी एक बॉन्ड अभी खाली है, 5वां बॉन्ड नहीं बना है, तो वो 5वां बॉन्ड किसके साथ बनाया, इसने पहले वाले मोनोमर यूनिट के ऑक्सीजन के साथ।
अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ये डोनेट करेगा टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द फास्फोरस ऑफ द नेक्स्ट मोनोमर यूनिट। इस तरीके से एक पॉलीमेरिक चेन बन जाती है और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि अब इसका ये जो सेकंड वाले का ऑक्सीजन होगा वो अगले वाले फास्फोरस के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये वाले का जो यूनिट ऑक्सीजन होगा वो इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा और एक साइक्लो मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब अगर यही एक ज्यादा नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स होते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो अगेन आप उसको ऐसे ही अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये फॉस्फोरस है, ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा ही करेगा, ये OH के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा ही करेगा, एक ऑक्सीजन के साथ तो इसको करना ही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले भी इसी तरीके से करेगा, मगर इसकी अब एक वैलेंसी जो खाली है वो कौन सेटिस्फाई करेगा, ये वाला ऑक्सीजन जो कि इसको अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा। नेक्स्ट वाले को ये वाला ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा और उससे आगे वाले को ये वाला देगा और इस तरीके से आपके पास एक पॉलीमेरिक चेन बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आ गए और आपको अब इनको ड्रॉ करने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। सो नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं प्रेपरेशन इन कंपाउंड्स की और सबसे पहले स्टडी करेंगे फॉस्फोरिक एसिड की प्रेपरेशन। फॉस्फोरिक एसिड पेरेंट एक एसिड H3PO4। आई होप ये सब आप जानते हो, मगर एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना कि फॉस्फोरिक एसिड को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहा जाता है। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए हम 3 रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन है P4O10 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड दैट इज P2O5 एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सो वो बन जाता है P4O10। P4O10 का हाइड्रोलिसिस जब होगा, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो फॉर्म करेगा H3PO4। सिमिलरली PCl5 का भी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोड्यूस होगा H3PO4 और साथ ही में HCl। यहाँ पे ये जो HCl है ये एक गैस के फॉर्म में रिलीज होगी एज व्हाइट फ्यूम्स। तो HCl गैस के व्हाइट फ्यूम्स होते हैं, प्लीज डू रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है PCl5 से रिलेटेड कि PCl5 एक येलोविश व्हाइट कलर का पाउडर है। जब ये मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो पहले प्रोड्यूस करेगा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड POCl3 जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोराइल क्लोराइड, बट कॉमनली इसको कहा जाता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और ये आगे POCl3 फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा और साथ ही में रिलीज होंगे व्हाइट फ्यूम्स ऑफ HCl। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, NCERT टेक्स्ट बुक में गिवन है। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं कि आप आइडेंटिफाई करो कि एक येलोइश व्हाइट कलर का पाउडर था जो कि मॉइस्ट एयर में हाइड्रोलाइज करके POCl3 फॉर्म करती है, सो ऑन, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन P4 प्लस 20HNO3 से मिलता है हमें फॉस्फोरिक एसिड NO2 और वाटर। अगेन ये जो रिएक्शन है ये H3PO4 की प्रेपरेशन रिएक्शन है, मगर ये कहाँ पे गिवन है NCERT टेक्स्ट बुक में, ये गिवन है नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस पे। सो हमने ट्राई किया है कि जहां जहां से हम NCERT टेक्स्ट बुक में से रिएक्शंस ढूंढ सके और आपको बार बार वो याद कर सको कि आपको कोई भी मिस्टेक नहीं हो एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शंस हैं जो कि आपको फॉस्फोरिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट हम आते हैं फॉस्फोरस एसिड पे। फॉस्फोरस एसिड H3PO3 एक हाई ऑक्सीजन कम फॉस्फोरिक एसिड से, और अगेन याद रखना है कि इसे हम फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं और इसको हम प्रिपेयर करते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन विद एसिड और स्टीम। ठीक है, तो हमने फॉस्फोरिक एसिड में देखा था कि PCl5 वाटर के साथ रिएक्ट करके H3PO4 फॉर्म कर रहा था, यहाँ पे PCl3 वाटर के साथ रिएक्ट करके H3PO3 फॉर्म कर रहा है। PCl5 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +5, H3PO4 में भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहाँ पे PCl3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और P3 H3PO4
3 में भी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे 3 है, ये PCl3 है, वहां पे 5 था, वो PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। सिमिलरली P4O6 भी ऐसे ही होगा, P2O3 या P2O5। सो P2O3 और डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा P4O6, वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो H3PO3 प्रोड्यूस होगा। तो ये एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन क्वेश्चन है, व्हाई डज PCl3 फ्यूम इन मॉइस्चर। तो आई होप अब आप लोग सब जानते हो कि PCl3 फ्यूम्स इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर गिविंग फ्यूम्स ऑफ HCl। तो ये आप वहां पे साथ में रिएक्शन लिखोगे कि यहाँ पे PCl3 का वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो H3PO3 के साथ जो HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है उसके व्हाइट फ्यूम्स होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है अब हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड कैसे, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड था, उसमें से एक ऑक्सीजन कम किया, H3PO2 बन गया। अब इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, व्हाइट फॉस्फोरस जब कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये याद रखना कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड नहीं, उसका सोडियम सॉल्ट बनेगा। P4 व्हाइट फॉस्फोरस, याद रखना है कि कौन से वाला फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट होता है, रेड होता है, ब्लैक भी होता है, मगर आपको क्या याद रखना है, व्हाइट फॉस्फोरस कंसंट्रेटेड NaOH सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो NaOH और वाटर हो गया साथ में, इसमें प्रोड्यूस होगा PH3 फॉस्फीन गैस और साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। राइट, तो ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइड हाइपोफॉस्फोरस एसिड का सोडियम सॉल्ट है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ सोडियम के साथ। ऑलराइट, तो अब आप ये कहोगे कि सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड कैसे बनेगा, तो वेल वो बनेगा बाय कैटायन एक्सचेंज मेथड। ये कैटायन एक्सचेंज मेथड आप लोगों ने स्टडी किया था जब आप हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे थे, तो वहां पे वाटर के सॉफ्टनिंग में हम लोगों ने आयन एक्सचेंज मेथड पढ़ा था। तो उस मेथड के यूज से हम सोडियम आयंस का हाइड्रोजन आयंस के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो कि आपको याद रखनी है वो है PH3 के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है। तो फॉस्फीन कहते हैं हम PH3 को, एंड दिस इज अ कलरलेस गैस जिसकी एक रॉटन फिश स्मेल है और ये हाईली पॉइजनस गैस है। तो प्लीज डू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6। तो इसका हमने फॉर्मूला कैसे याद किया था, हमने फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 से शुरू किया, उसके 2 मॉलिक्यूल्स में से वाटर निकाला, पायरोफॉस्फोरिक एसिड या डाइफॉस्फोरिक एसिड बना था H4P2O7, उसमें से एक ऑक्सीजन निकाला तो बना था H4P2O6। ठीक है, तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड को बनाने का तरीका हम यूज करेंगे रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस अल्कली के साथ रिएक्ट करके हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड में व्हाइट फॉस्फोरस और अल्कली का रिएक्शन, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में रेड फॉस्फोरस और अल्कली का रिएक्शन। नेक्स्ट है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज HPO3, जो कि आप सब जानते हो कि मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मगर इसको बनाने का तरीका, वेल हम क्या करेंगे, हम फॉस्फोरिक एसिड को लेंगे, उसको हीट करेंगे एट अ हाई टेम्परेचर ऑफ 525 केल्विन, तो हमें मिलेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड और साथ में वाटर बाहर। ठीक है, एक और रिएक्शन है जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है इन अ सील्ड टेस्ट ट्यूब टू प्रोड्यूस मेटाफॉस्फोरिक एसिड और साथ में HBr प्रोड्यूस होगा। ये सील्ड टेस्ट ट्यूब प्लीज जरूर याद रखना। सो नेक्स्ट है पायरोफॉस्फोरस एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोरस एसिड के, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाला, बना H4P2O5 और इसको बनाने का तरीका PCl3 और फॉस्फोरस एसिड के रिएक्शन से हमें मिलेगा H4P2O5, साथ में फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। ठीक है, तो ये आप रिएक्शन याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H4P2O7, और ये याद रखना ज्यादा आसान है क्योंकि इसको हमने जैसे फॉर्मूला लिखने का ट्रिक किया था
बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही इसका प्रेपरेशन रिएक्शन है। तो हम 2 मोल्स लेंगे फॉस्फोरिक एसिड के, उनको जब हम हीट करेंगे तो 525 केल्विन पे तो H2P2O7 बनेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल को माइनस करो, आपको मिलेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। और यहाँ पे जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे दैट इज द बेसिसिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स, जो कि काफी फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो बेसिसिटी क्या होता है? वेल, बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ आयनाइजेबल H आयंस। तो हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में देखा था कि जो भी हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन के एटम को अटैच्ड होंगे इन द फॉर्म ऑफ OH ग्रुप, वो हाइड्रोजन एटम आयनाइज होते हैं। बाकी के अगर हाइड्रोजन एटम इंडिपेंडेंटली पड़े हैं, वो pH बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, वेल वो वाले हाइड्रोजन आयनाइजेबल नहीं होते। क्यों OH ग्रुप वाले हाइड्रोजन आयनाइजेबल होंगे? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा। ठीक है, ऑक्सीजन अपनी तरफ अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटॉन। इसका मतलब ये है कि इन ऑक्सो एसिड्स में जितने भी OH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उससे हम ढूंढ सकते हैं इन ऑक्सो एसिड्स की बेसिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पूछे कि H3PO2 में की बेसिसिटी क्या होगी, तो वेल यहाँ पे एक OH ग्रुप है, इसलिए ये होगा मोनोबेसिक। जहां पे 2 OH ग्रुप होंगे वो होगा डाई बेसिक, जहां पे 3 OH ग्रुप होंगे वो ट्राई बेसिक एंड सो ऑन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि जितने OH ग्रुप होंगे उतनी बेसिसिटी होगी। अदरवाइज इस कंपाउंड के अंदर 3 हाइड्रोजन है तो इसकी बेसिसिटी 3 नहीं है। प्लीज डू रिमेंबर दिस। सो एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि आपके सामने अब यहाँ पे 3 एसिड्स हैं। सबसे पहला हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, फिर फॉस्फोरस एसिड H3PO3 और फिर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आप मुझे इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, सबसे वीक एसिड कौन सा है? तो वेल, आप लोगों ने क्या सोचोगे, आप लोगों ने अभी ये स्टडी किया है कि जितने भी हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच होते हैं वो इजीली आयनाइजेबल हैं। इसका मतलब ये है कि फॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरस एसिड में से हमें एक हाइड्रोजन मिलेगा, राइट? यहाँ से हमें 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और यहाँ से हमें 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। और इसका मतलब ये है कि जो फॉस्फोरिक एसिड है दिस शुड बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो ये ऑर्डर होना चाहिए, मगर वेल हम क्या देखते हैं कि ये ऑर्डर ऐसा नहीं है। हमें कैसे मालूम लगा कि ये ऐसा ऑर्डर नहीं है? वेल, हमने इनकी pKa वैल्यूज को स्टडी किया और हमने देखा कि जो pKa वैल्यू है वो सबसे कम आइफॉस्फोरस एसिड के लिए। आपको वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, मगर हमने क्या देखा कि जो pKa वैल्यू है वो हाइपोफॉस्फोरस एसिड की सबसे कम है। दिस इज द लोएस्ट एंड दिस इज द हाईएस्ट। और जितनी pKa वैल्यू सब कम होती है उतना जो एसिड होता है दैट इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, pKa वैल्यू जहां पे लो होगा वहां पे एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर ये नहीं है, इसका ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है H3PO2, फिर H3PO3 और फिर H3PO4। तो ऐसा क्यों है? वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास इन ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में हर एक में एक P डबल बॉन्ड O है। ठीक है, और ये जो P डबल बॉन्ड O है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका मतलब है कि ये OH बॉन्ड में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पुल होंगे, राइट? तो ये हाइड्रोजन को जो लीव करना है वो ज्यादा आसान हो जाएगा, ये OH बॉन्ड का ब्रेक करना ज्यादा आसान हो जाएगा।
ठीक है। मगर यहाँ पे आप देखते हो कि ये OH ग्रुप सिर्फ एक ही है, तो ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन्स पुल करने हैं वो सिर्फ एक ही OH ग्रुप की तरफ से पुल करने हैं, जबकि यहाँ पे 2 OH ग्रुप्स की तरफ से पुल करने हैं और यहाँ पे 3 OH ग्रुप की तरफ से पुल करने हैं। तो इस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कहाँ पे होगी? वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी H3PO2 में, और सबसे कम इफेक्ट होगी H3PO4 में, क्योंकि यहाँ पे इसको 3 ऑक्सीजन की तरफ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? प्लीज डू रिमेंबर H3PO2 दिस विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3PO3 एंड दिस विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3PO4। ओके, प्लीज डू रिमेंबर दिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक भी है कि आपको अगर ऑक्सो एसिड्स और फास्फोरस बहुत सारे हैं, उनमें से कंपेयर करना हो कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आप करोगे क्या? वेल, आप कंपेयर करो P डबल बॉन्ड O और POH की रेशो। ठीक है, रेशो का मीनिंग क्या है कि आप अगर फॉस्फोरस एसिड हाइपोफॉस्फोरस एसिड देख रहे हो तो यहाँ पे P डबल बॉन्ड O कितना है? 1, POH कितना है? 1। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? P डबल बॉन्ड O 1 है और OH ग्रुप 2 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3। तो जितना ही वो रेशो ज्यादा है उतना एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये 1 है, ये हाफ है, ये 1/3 है, इसका मतलब है ये रेशो सबसे ज्यादा है। दिस विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी भी अगर आपको कोई और ऑक्सो एसिड को एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना होगा तो वेल आप इस तरीके से उनको कंपेयर कर सकते हो। बाकी अभी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स जहाँ पे दूसरे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ग्रुप्स के अंदर कंपैरिजन आ सकता है, आपको पीरियड में कंपैरिजन आ सकता है एसिड स्ट्रेंथ का, तो वेल उसके लिए हमें एक पूरा लेक्चर और लेना पड़ेगा। सो वी विल बी डूइंग दैट आल्सो, सो दैट कि हम आपकी बेस्ट पॉसिबल हेल्प कर सके। बट आई होप आप लोगों को अब ऑक्सो एसिड्स और फॉस्फोरस की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी आ गई है। नेक्स्ट अब हमारे पास है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो ये भी मैंने आपको बताया था, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है? वो है पीएच बॉन्ड। तो जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है टू फॉस्फोरस एज द पीएच बॉन्ड, दिस इम्पार्ट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज टू द ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो ये पीएच बॉन्ड्स कभी भी आयनाइज नहीं होंगे एज HIs and therefore they are not going to play any important role in the basicity or the acidic strength। ठीक है, ऑल राइट। तो हमारे पास अगेन H3PO2 का एग्जाम्पल है। तो H3PO2 में आप देख सकते हो कि 2 पीएच बॉन्ड्स है, इसलिए ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा? क्यों पीएच बॉन्ड रिड्यूसिंग कैरेक्टर इम्पार्ट करता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर पीएच बॉन्ड क्यों इम्पार्ट करता है? वेल, वो इसलिए है कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो है 2.20, फॉस्फोरस की 2.19। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम मगर फिर भी फॉस्फोरस के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो अगर हम पीएच बॉन्ड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं कि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की क्या होगी, तो वेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑब्वियसली हाइड्रोजन की तरफ जाएगा। सो हाइड्रोजन विल हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 एंड फॉस्फोरस विल हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। ठीक है, और जहां पे भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव आएगी, प्लीज डू रिमेंबर कि वो हमेशा एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि वो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है टू द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं H3PO2 एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। क्यों? एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, हमारे पास है H3PO2 का रिएक्शन AgNO3 सॉल्यूशन के साथ। तो AgNO3 से हमें मिलेगा सिल्वर, साथ में H3PO4 बनेगा और HNO3। तो सिल्वर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1 और यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में आ गया तो 0। सो +1 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन के लिए एजेंट क्या हुआ? H3PO2। तो H3PO2 this acts as a reducing agent।
सो दिस जो रिएक्शन आपने अभी देखा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको ध्यान रखना है, और वो ये है कि H3PO2 का कन्वर्जन हुआ था H3PO4 में। इस कन्वर्जन में हुआ क्या? इस कन्वर्जन में हुआ ये कि यहाँ पे H3PO2 में 2 PH बॉन्ड थे और एक POH बॉन्ड था, और H3PO4 में ये तीनों के तीनों POH बॉन्ड बन गए। इसका मतलब क्या है कि ये 2 PH बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गए? ये POH बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, राइट? तो ये PH बॉन्ड का POH बॉन्ड में कन्वर्जन होना, ये H3PO2 के रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब है कि अगर ये PH बॉन्ड्स का नंबर ज्यादा होगा, उतने ज्यादा वो POH बॉन्ड्स में कन्वर्ट होंगे, उतना रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने PH बॉन्ड ज्यादा, उतना ऑक्सो एसिड का रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अगेन अगर आपको एक कंपैरिजन आ जाए H3PO2, H3PO3, H3PO4 में रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा किसका होगा, तो वो होगा H3PO2 का, क्योंकि इसके अंदर 2 PH बॉन्ड है। H3PO3 में सिर्फ एक ही होगा और H3PO4 में तो है ही नहीं, तो दैट विल बी नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, राइट? एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आप यहाँ पे याद रखना रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज ऑक्सो एसिड्स, वो ये है कि H3PO4 दिस हैज हाई विस्कोसिटी एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों है, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेल, हम उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि हमारे पास H3PO4 में 3 OH बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके साथ अटैच्ड है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, दिस इज केपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? तो H3PO4 की जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होती हैं, उसमें हम देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, और उसकी वजह से ये हाई विस्कोसिटी होती है, एक थिक सिरपी लिक्विड होता है, और साथ ही में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस ऑल्सो। सो यहाँ पे अब फ्लो डायग्राम में मैंने इन सारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस की बेसिसिटी और रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग कैरेक्टर को लिख दिया है। आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि आप इन सबको चेक करो कि मैंने सही लिखा है, क्योंकि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके ही मालूम लगेगा कि उसकी बेसिसिटी कितनी है, वो रिड्यूसिंग है या नहीं। बेसिसिटी कहाँ से पता लगेगी? OH ग्रुप्स कितने हैं। रिड्यूसिंग है या नहीं पता लगेगा कि कितने PH ग्रुप्स हैं, कितने हैं, है या नहीं, ठीक है? तो फॉस्फोरिक एसिड के अंदर 3 OH ग्रुप्स हैं, वो ट्राई बेसिक होता है, और क्योंकि कोई भी PH ग्रुप नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं। फॉस्फोरस एसिड डाई बेसिक रिड्यूसिंग होगा, पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड ट्राई बेसिक होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। मेटाफॉस्फोरिक एसिड मोनो बेसिक, कोई पीएच ग्रुप नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। पायरोफॉस्फोरिक एसिड टेट्रा बेसिक, नॉन रिड्यूसिंग। हाइपोफॉस्फोरस एसिड मोनो बेसिक है, 2 पीएच बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, रिड्यूसिंग इन नेचर होगा। पायरोफॉस्फोरस एसिड डाई बेसिक रिड्यूसिंग होगा। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड टेट्रा बेसिक नॉन रिड्यूसिंग होगा, पर ऑक्सीफॉस्फोरिक एसिड टेट्रा बेसिक एंड रिड्यूसिंग। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पीएच बॉन्ड्स बताने आ सकते हैं कि कितने होंगे, OH ग्रुप्स कितने हैं ये बताना आ सकता है, टेट्रा बेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, ऐसा आ सकता है। और इसके लिए हम मोनोप्रोटिक, डाईप्रोटिक, ट्राईप्रोटिक भी यूज करते हैं बेसिसिटी के अकॉर्डिंगली। मोनोप्रोटिक मतलब कि 1 H आयन देगा, डाईप्रोटिक मतलब 2 H आयन देगा, ट्राईप्रोटिक मतलब 3 H आयन देगा। तो ये भी आपको एग्जामिनेशन में एज अ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको इन ऑक्सो एसिड से रिलेटेड याद रखनी है, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में आती है, वो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन सबसे पहले क्या होता है? वेल, ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो करता है, और फास्फोरस का जो ऑक्सो एसिड ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है वो है H3PO3।
तो H3PO3 एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में फॉर्म करता है H3PO4 और फॉस्फीन PH3। तो इसमें हम देख सकते हैं कि H3PO3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, H3PO4 में +5 और PH3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना मतलब रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे H3PO3 की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, इसलिए ये है फॉस्फोरस एसिड की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो लास्टली अब हम आते हैं यूजेस ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस पे, और ऑक्सो एसिड्स में जिस ऑक्सो एसिड के यूजेस को आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए समझना है, सीखना है, वो है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड का सबसे पहला यूज है, दिस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ HI एंड HBr एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ H2SO4। अब इससे मीनिंग क्या है? ये मीनिंग है कि एक्चुअली में आपको ये H2SO4 की कुछ रिएक्शंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये वो रिएक्शंस हैं जो कि एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, इसलिए हम उनको समझते हैं क्योंकि हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नंबर लेने हैं। ठीक है, तो H2SO4 का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि हम उसको NaCl के साथ फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पे बनेगा Na2SO4 और साथ में HCl। तो H2SO4 को हमने काहे के लिए यूज किया? हमने HCl की प्रेपरेशन के लिए यूज किया। सिमिलरली हम H2SO4 को यूज कर सकते हैं HF की प्रेपरेशन में भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक फ्लोरीन का सॉल्ट लिया, कैल्शियम फ्लोराइड, तो यहाँ पे बनेगा कैल्शियम सल्फेट और साथ में बनेगा HF। तो HF और HCl हम H2SO4 की हेल्प से बना सकते हैं, मगर HI और HBr हम H2SO4 के साथ नहीं बना सकते, इसीलिए हमें फॉस्फोरिक एसिड को यूज करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं बना सकते ये भी समझना चाहिए। तो हमारे पास है H2SO4, हमने फॉर एग्जाम्पल इसके साथ रिएक्ट कराया NaBr को। इन सब रिएक्शंस में 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली की बात करूं, तो पहले जब NaCl और H2SO4 का रिएक्शन होगा, तो पहले यहाँ से हाइड्रोजन का एक का रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, सोडियम यहाँ पे आ जाएगा और बनेगा NaHSO4, और फिर एक और NaCl के साथ रिएक्ट करेगा NaHSO4 और वो बन जाएगा Na2SO4। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली अगर अब हम H2SO4 और NaBr का रिएक्शन कराएंगे, तो सबसे पहले यहाँ से एक सोडियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और ये बनेगा NaHSO4, और साथ में क्या बन जाएगा, जो एक हाइड्रोजन निकलेगा वो बनेगा HBr। अब इस NaHSO4 के साथ हमें अगेन किसको रिएक्ट कराना है? हमें रिएक्ट कराना है NaBr के साथ। NaBr के साथ ये रिएक्ट करके इस हाइड्रोजन को बाहर निकल जाना चाहिए, मगर होता क्या है? होता ये है कि ये जो HBr बन गया है, ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सिमिलरली HI उससे भी ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ही आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा? HBr से बनेगा ब्रोमीन, H2SO4 से बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और साथ ही में बनेगा वाटर। तो HBr में Br-1 यहाँ पे 0, तो ये क्या होगा? ये होगा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और H2SO4 में यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और सल्फर डाइऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो ये होगा इसका रिडक्शन। तो H2SO4 की रिडक्शन होगी टू सल्फर डाइऑक्साइड और HBr की ऑक्सीडेशन होगी टू ब्रोमीन, राइट। तो इसमें HBr कंज्यूम हो जाएगा, वो बनेगा ही नहीं, इसलिए हम H2SO4 को यूज नहीं करते हैं फॉर द
मेकिंग ऑफ HI एंड HBr, उसकी जगह पे हम यूज करते हैं फॉस्फोरिक एसिड को, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड इज नॉट दैट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H2SO4. ओके, सो आई होप आपको भी ये यूज समझ में आया क्या हुआ। तो अगर हमारे पास ये है NaBr और इसके साथ हमने रिएक्ट कराया H3PO4 को, तो ये बनेगा Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट और साथ में बनेगा HBr। इन रिएक्शंस को आप खुद से बैलेंस कर सकते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट यूज है फॉस्फोरिक एसिड का इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HI एंड HBr इंस्टेड ऑफ H2SO4। ओके, तो नेक्स्ट यूज है, दिस इज एडेड एज अ सारिंग एजेंट इन द प्रेपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो आई होप आप सब लोगों के पेरेंट्स ने आपको जरूर कहा होगा कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, उसके अंदर एसिड होता है, वो आपके दांतों को खराब करता है, आपकी बोन्स को खराब करता है, उसको मत पिया करो। तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? उसमें फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल सही कहते हैं, प्लीज जितना कम कोल्ड ड्रिंक पी सको उतना पियो। ऑल राइट, और नेक्स्ट हमारे पास यूज है, दिस इज यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ फॉस्फेट सॉल्ट्स of sodium, potassium and ammonium ions, and finally it is also used in the manufacture of phosphatic fertilizers, right? सो इसके साथ हमारा ये आज का लेक्चर फिनिश हुआ। आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया, आपने इस लेक्चर में से बहुत कुछ गेन किया। बहुत सारे एग्जामिनेशन के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप नेक्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो मैं पोस्ट करने वाली हूँ वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो प्लीज इस लेक्चर को रिवाइज करके अच्छे से आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, तो आप रियलाइज करोगे कि आपने इन सब क्वेश्चंस को परफेक्टली कैसे करना है वो सीख लिया है, और वही तो हमारा गोल है। सो आई होप यू आर गोइंग टू जॉइन मी बैक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, और उसके बाद और बहुत सारी ट्रिक्स आने वाली हैं। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट कि आपको फ्रिक्वेंटली ये अपडेट्स मिलती रहे कि हमने कौन सा नया लेक्चर आपके लिए पोस्ट किया। See you again. Have a nice day. God bless you.